Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Equity and Trust. आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ इक्विटी के बारे में। आई सजेस्ट अगर आप अभी तक मैग्जिम्स ऑफ इक्विटी नहीं पढ़े हो तो पहले मैग्जिम्स ऑफ इक्विटी वाली वीडियो चेकआउट करो, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स जो है वो बेसिकली मैग्जिम्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो एक बार अगर आपको मैग्जिम समझ में आ गया तो डॉक्ट्रिन समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विथ डॉक्ट्रिन्स ऑफ इक्विटी में हम मेजरली 5 डॉक्ट्रिन्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, तीसरा है एस्टॉपल, चौथा है सैटिस्फैक्शन और पांचवा है पार्ट परफॉर्मेंस। एक एक करके इन पांचों डॉक्ट्रिन्स को हम थॉरली डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन बात करता है पर्सनल प्रॉपर्टी को रियल प्रॉपर्टी में या रियल प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन जो है ये एक ऐसा इक्विटेबल इन्वेंशन है जो कि मनी को कन्वर्ट कर देता है लैंड में या फिर लैंड को कन्वर्ट करता है मनी में। ये जो डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली बेस्ड है मैक्सिम के ऊपर, इक्विटी रिगार्ड एज डन दैट विच ऑट टू हैव बीन डन। इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर मैक्सिम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो डॉक्ट्रिन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये जो मैक्सिम है ये बेसिकली कहता है कि इक्विटी ये मान लेता है कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एक्ट जो कि अभी होने वाला था, दो पार्टीज उस एक्ट को करने वाली थी, इक्विटी ये मान लेगा कि वो ऑलरेडी हो चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं इजी लैंग्वेज में। सपोज ए और बी के बीच में एक डील हुई। ए ने कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, बी ने कहा उस 50,000 के रुपए के बदले में मैं तुम्हें लैंड ट्रांसफर कर दूंगा। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में यह अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन अभी तक ना ही ए ने बी को 50,000 रुपए दिए, ना ही बी ने ए को लैंड ट्रांसफर किया लीगली, ना ही पेपर साइन हुए, ना ही रजिस्ट्री हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इक्विटी यहाँ पे ये मान लेगा कि क्योंकि ए और बी दोनों का ये इंटेंशन था कि वो इस अग्रीमेंट को फुलफिल करेंगे, तो यहाँ पे इक्विटी ये मानेगा कि ए के पास उसके जो ये 50,000 रुपए हैं वो एक्चुअल में लैंड है, और बी के पास ये जो लैंड है जो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है वो एक्चुअल में 50,000 रुपए है जो कि उसकी वर्थ है। तो इससे होगा ये कि ए जो है वो बी से लैंड खरीदेगा और बी ए के अलावा किसी और को लैंड नहीं बेच सकेगा। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट सच शुड बी द सिचुएशन, जब ए और बी दोनों ने ये इंटेंशन दिखा दी कि हाँ हमें ये अग्रीमेंट करना है, तब से ये मान लिया जाएगा कि ये अग्रीमेंट ऑलरेडी फुलफिल हो गया है। इट मैटर्स नॉट टू इक्विटी दैट एक्चुअल कन्वर्जन हैज नॉट टेकन प्लेस। इक्विटी इस चीज पे फोकस नहीं करता है कि एक्चुअल में कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ये मान लेगा कि ऑलरेडी हो चुका है अगर आपने इंटेंशन दिखा दी है। The doctrine of equitable conversion was developed to fulfill the intention of the testator to or the contractor based upon the maxim equity regard as done that which ought to have been done. रूल्स रिलेटिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन की अगर बात करें या फिर आप एसेंशियल्स भी बोल सकते हो इनको, ये जो डॉक्ट्रिन है ये तभी अप्लाई होगा अगर जो इंटेंशन है पार्टीज का, ए और बी दोनों के अगर इंटेंशन ये दिखाते हैं कि ये कन्वर्जन जो है ये होना चाहिए, लैंड और प्रॉपर्टी का कन्वर्जन होना चाहिए, अगर ये इंटेंशन शो करते हैं तभी डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन लगेगा। एप्लीकेशन इज ऑल्सो लिमिटेड टू केसेस वेयर इट विल नॉट प्रोड्यूस इक्विटेबल रिजल्ट। इसका एप्लीकेशन यानी कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन आप ऐसी जगह पे नहीं लगा सकते हो जहां पे इक्विटेबल रिजल्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलती हूँ कि ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है जिसमें बी बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी लैंड ट्रांसफर करूंगा 10,000 रुपए के बदले में। अब क्योंकि ये 10,000 के रुपए के बदले में ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये एक्चुअल में इक्विटेबल रिजल्ट है ही नहीं, क्योंकि बी की जो प्रॉपर्टी है वो 10 लाख वर्थ की है, तो बी क्यों ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन नहीं अप्लाई होगा। इक्विटेबल रिजल्ट जब मिलेगा यानी दोनों के साथ इक्विटी होगा, दोनों के साथ जस्टिस होगा, तभी ये डॉक्ट्रिन लगेगा। कन्वर्जन इज अप्लाइड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट लाइक ऑल इक्विटेबल प्रिंसिपल। एज वी नो इक्विटी का जो पूरा कंसेप्ट है ये डिस्क्रिशनरी कंसेप्ट है, यानी कोर्ट जब चाहे अपनी मर्जी से ही लगा सकता है, आप इसको डिमांड नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, ये आपका राइट नहीं है, ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। Conversion will not be ordered where hardship will be created on the defendant, especially where there is a subsequent change in the condition not contemplated by the parties. अब यहाँ पे मैंने आपको एक बार तो बताया सिचुएशन कि बी का जो लैंड था उसकी जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई। अब फॉर एग्जांपल दूसरे सिचुएशन में ले लेते हैं कि ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हो गया जिसमें बी ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी अच्छी उपजाऊ जमीन दूंगा जो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पे ए ने उसको 1 लाख रुपए पे कर दिए, लेकिन बी की जो जमीन थी
वो ए को पता चला ट्रांसफर होने से पहले कि एक्चुअल में वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है ही नहीं, वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्योंकि जो पार्टीज है वो अग्रीमेंट करने के टाइम पे डिस्क्लोज नहीं की सिचुएशन को कि लैंड कैसी है या किस टाइप की है, तो यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन नहीं लगेगा जहाँ पे डिफेंडेंट का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने पढ़ा है तो सेक्शन 35 भी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की ही बात करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बेस्ड है मैक्सिम के ऊपर, ही हु एक्सेप्ट अ बेनिफिट अंडर अ डॉक्यूमेंट मस्ट ऑल्सो बेयर इट बर्डन। ये कहता है कि एक इंसान अगर कोई बेनिफिट एक्सेप्ट कर रहा है तो उस बेनिफिट के साथ साथ जो भी उसका बर्डन होगा, जो ऑब्लिगेशन होगा, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ऑब्लिगेशन को रिजेक्ट करके सिर्फ बेनिफिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज ए जो है वो बी के साथ एक डील करता है कि सी एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बेचवाऊंगा। ए मान लो ब्रोकर है, बी से कह रहा है कि सी की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसके लिए तुम 10 लाख रुपए दो तो सी की प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब यहाँ पे बी क्या कहता है, ए को 10 लाख रुपए दे देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए जो है ये 10 लाख रुपए सी को ले जाके देगा। अब सी के पास ये ऑप्शन है कि इधर वो 10 लाख रुपए रख ले और अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दे, या फिर वो ये इलेक्ट कर सकता है कि क्या उसे 10 लाख रुपए नहीं लेने हैं और अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है। तो यही पूरा कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, जिसमें जो ओनर होगा उसके पास ये राइट होगा कि या तो वो इलेक्ट करे कि वो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा और बेनिफिट रिसीव करे और ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे, या तो फिर वो अपने आप को मना भी कर सकता है कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को फुलफिल नहीं करूंगा। तो ये ऑप्शन होता है ओनर के पास या फिर जो भी उसके पोजेशन में है। तो इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है इसका मतलब होता है अ पर्सन एक्सेप्ट अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, या तो विल होगा या डीड होगा या कोई अग्रीमेंट होगा। They must also accept any burden or obligation it imposes upon them। अगर उसके साथ जो भी ऑब्लिगेशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि ए अगर 10 लाख रुपए दे रहा है तो उसके बदले में उसका ऑब्लिगेशन ये है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पे अगर सी 10 लाख रुपए एक्सेप्ट कर रहा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करेगा। एग्जाम्पल हमने देख लिया, इसमें दो चीजें हैं, या तो वो एक्सेप्ट करेगा 10 लाख रुपए और अलाउ कर देगा कि हाँ बी को अपना घर दे देगा, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, या तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी खुद अपने पास रखेगा और बी को कहेगा कि नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करूंगा। एसेंशियल कंडीशन अगर बात करें डॉक्ट्रिन्स की तो इसमें यह है कि देयर मस्ट बी अ क्लियर इंटेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की ही बात हो रही है और यहाँ पे इंटेंशन होगा एक इंसान की प्रॉपर्टी दूसरे इंसान को ट्रांसफर करने का। सेम इंस्ट्रूमेंट मस्ट प्रोवाइड अ बेनिफिट टू द ट्रू ओनर। जो एक्चुअल ओनर है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, एजेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा और एजेंट के पास ये राइट नहीं होगा इलेक्शन का, वो ओनर के पास ही होगा। द ट्रू ओनर मस्ट चूज इलेक्ट ईदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट द ट्रांजैक्शन। हमने दो सिचुएशन देखा, पहला था कि अगर आप इलेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि हाँ मैं ये प्रॉपर्टी बेचूंगा और मैं 10 लाख रुपए रख लूंगा, तो इस केस में आपको अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जैसा इंस्ट्रूमेंट में विल या फिर डीड या अग्रीमेंट में लिखा होगा। लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, अगर आप डिसेंट करना इलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में जो आपने 10 लाख रुपए रखे हैं वो 10 लाख रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे बी को, वो आप अपने पास नहीं रख सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी वे पॉसिबल। सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें भी यही की पॉइंट मेंशन है। इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी दैट डज नॉट बिलोंग टू हिम बट गिव्स अ बेनिफिट टू द ट्रू ओनर इन द सेम ट्रांजैक्शन, द ट्रू ओनर मस्ट इलेक्ट ईदर टू कंफर्म द ट्रांसफर और डिसेंट एंड गिव अप द बेनिफिट। ये भी यही कहता है कि अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है ए और बी के बीच में, लेकिन वो एक्चुअल में किसी ट्रू ओनर जो सी है उसकी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे सी के पास ये राइट होगा कि वो या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा उस ट्रांजैक्शन को, उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये बेस्ड है मैक्सिम के ऊपर, इक्विटी इंप्यूट्स एन इंटेंशन टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन। इक्विटी ये अज्यूम कर लेता है कि अगर कोई इंसान है जिसका इंटेंशन है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे और वो डायरेक्टली उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करके वो एक ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो कि उस ऑब्लिगेशन के करस्पॉन्डिंग है, सिमिलर है या फिर इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेटर है
वो अपने क्रेडिटर को एक ऐसा गिफ्ट दे रहा है जो कि इक्वल वैल्यू का है उसके डेट के, जो उसने उधार लिया था उसी के इक्वल वैल्यू का वो गिफ्ट है। तो यहाँ पे इक्विटी ये मान लेगी कि ये जो गिफ्ट था वो एक्चुअल में अपने डेट को फुलफिल करने के लिए वो गिफ्ट दिया गया था क्रेडिटर को। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए है जिसने बी से 10,000 रुपए उधार लिए थे। अब ए ने मरते टाइम अपनी एक विल प्रिपेयर की जिसमें ए ने कहा कि मेरे हिस्से में से 20,000 रुपए जाएंगे बी को। तो यहाँ पे ए ने ये जो 20,000 रुपए बी को दिए उसमें से ये माना जाएगा कि जो 10,000 रुपए थे वो उसके एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हैं उधार के, और जो नेक्स्ट 10,000 रुपए हैं वो बी को ए ने दिए हैं अपने विल में से। The doctrine of satisfaction in equity refers to the presumption that when a person is under an obligation, legal भी हो सकता है या moral भी हो सकता है, gives a benefit to the obligee, often by will or inter vivos gift, it is presumed that this benefit is meant to discharge the obligation and supplement it. ये माना जाएगा कि वो उस obligation को supplement कर रहा है, उसको discharge कर दे रहा है। टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें तो सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट बाय लेगेसी है और सेटिस्फैक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन है। ये दो कैटेगरीज आप मान सकते हो सेटिस्फैक्शन की, जिसमें पहला ये कहता है कि अगर कोई इंसान है जिसका कोई डेट है, वो एक ऐसा लेगेसी बना रहा है, विल बना रहा है, क्रिएट कर रहा है जिसमें वो क्रेडिटर को दे रहा है अपना पर्टिकुलर डेट अमाउंट, तो इक्विटीज में प्रेज्यूम कर लेगा कि वो अपना डेट वहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। उस विल में अगर उसने क्रेडिटर को कोई हिस्सा दिया है तो ये माना जाएगा कि उस हिस्से में से उसने अपना डेट, अपना उधार सेटिस्फाई कर दिया है, वापस कर दिया है। द अमाउंट, अब इसमें दो कंडीशन है। अगर पहला कि जो अमाउंट है या तो वो इक्वल है या फिर सिमिलर नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने पैसा लिया था तो उसने पैसा वापस कर दिया, जमीन ली थी जमीन वापस कर दी, या कोई दूसरी जमीन दे दी, तो इस केस में या तो वो इक्वल अमाउंट का होना चाहिए या फिर सिमिलर नेचर का होना चाहिए। लेगेसी इज नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड टू बी एडिशनल। अब अगर विल में ये लिखा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज मैं क्रेडिटर को दे रहा हूं, ये मैं अपनी डेट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं दे रहा हूं, ये मैं एडिशनल दे रहा हूं, तो यहाँ पे इक्विटी प्रेज्यूम नहीं करेगी। लेकिन अगर विल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है तो इक्विटी प्रेज्यूम करेगी। सेटिस्फैक्शन ऑफ पोर्शन फॉर चिल्ड्रन की अगर बात करें तो अगर कोई पेरेंट है जो कि प्रॉमिस कर रहा है कोई पोर्शन, या फिर शादी के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर वो प्रॉमिस किया है और लेटर अगर वो कोई ऐसा गिफ्ट दे रहा है, तो इक्विटी ये प्रिज्यूम कर लेगा कि वो जो गिफ्ट है वो उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉमनली ये फैमिली अरेंजमेंट्स में होता है या फिर विल में। जैसे हमने देखा है कि अगर जॉइंट फैमिलीज है या फिर फैमिलीज है, वहां पे जब विल क्रिएट करते हैं तो जो बड़े होते हैं जो अपना विल बनाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी होती है, वो एक्चुअल में एक एक पोर्शन सबको दे देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपकी है। तो वहां पे जब वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो ये माना जाएगा कि अगर उन्होंने कोई अर्लियर प्रॉमिस किया था अपने बच्चे से कि हाँ तुम्हारी शादी में मैं इतना पर्टिकुलर अमाउंट दूंगा, तो ये माना जाएगा कि ये जो उन्होंने अपनी विल के थ्रू पास ऑन किया है, लेगेसी दी है, वो उस प्रॉमिस को ही फुलफिल कर रही है। अब ये जो प्रिजम्पशन ऑफ सेटिस्फैक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ये एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है। इसको रिब्यूट किया जा सकता है। रिब्यूट करने का मतलब है इसको आप कट ऑफ कर सकते हो कि नहीं, मैं यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेटिस्फैक्शन अपने पर्टिकुलर विल में नहीं लगाऊंगा। अब ये कैसे हो सकता है? बाय एक्सप्रेस वर्ड्स इन अ विल और डीड दैट शो द बेनिफिट इज एडिशनल। अगर आप अपने विल में या फिर अग्रीमेंट में, डीड में आप ऐसा पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट ऐड कर रहे हो कि ये जो मैं चीजें पास ऑन कर रहा हूँ, जो भी चीजें ट्रांसफर कर रहा हूँ बाय विल, ये सब एडिशनल है, ये मेरे डेट को या फिर किसी अर्लियर ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेगा। दूसरा है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जो कि इंडिकेट करेंगे दैट द लेटर बेनिफिट वाज नॉट इंटेंडेड टू डिस्चार्ज द अर्लियर ऑब्लिगेशन। अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट हो जा रहा है जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है ये पहले के ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं था। तीसरा है डिफरेंट नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड बेनिफिट। एग्जाम्पल, प्रॉमिस ऑफ मनी था लेकिन आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो अगर डिफरेंट नेचर के हैं, ऑब्लिगेशन कुछ और था और आप बेनिफिट कुछ और दे रहे हो, तो यहाँ पे भी ये चीजें रिब्यूट कर देंगी प्रिजम्पशन ऑफ सेटिस्फैक्शन को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन समवेयर सिमिलर है, बट इनमें कुछ स्लाइट डिफरेंसेस है जो कि हम डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस भी सेम मैगजीन पे बेस्ड है। इक्विटी रिगार्ड दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। इक्विटी ये प्रिज्यूम कर लेता है कि वो पर्टिकुलर एक्ट ऑलरेडी हो चुका है जो कि होने वाला था।
ये सेम मैक्सिम पे डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन भी बेस्ड है और डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस भी। इन दोनों ही डॉक्ट्रिन्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट से डील करता है, वेयर एज डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन जो है वो सारी ही चीजों से डील करता है जो कि रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी के बीच में होती हैं। रियल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो रही है या पर्सनल प्रॉपर्टी रियल प्रॉपर्टी में, चाहे वहां अग्रीमेंट हो ना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही बात करते हैं। एसेंशियल कंडीशंस की अगर बात करें तो पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर और डेफिनेट अग्रीमेंट होना एक एसेंशियल कंडीशन है फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस। जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में हो, वो ओरल भी हो सकता है। Act of part performance. The transferee must have taken significant steps like taking possession, making improvement, paying consideration, etc. in reliance on the contract. ये जो डॉक्ट्रिन है ये कहता है कि अगर दो पार्टीज हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सपोज ए है और बी है, ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें ए ने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, जिसके बदले में बी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अपना घर का पोजेशन दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए ने अपने साइड का ट्रांजैक्शन फुलफिल कर दिया, उसने 10,000 रुपए दे दिए बी को, लेकिन बी ने पोजेशन देने से मना कर दिया या फिर बी पोजेशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस सामने आएगा जो कि बी को ये कहेगा कि आप अपना पार्ट परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट का या फिर अग्रीमेंट का, क्योंकि ए ने ऑलरेडी अपना एक पार्ट फुलफिल कर दिया है। तो ये एक्ट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस यही कह रहा है कि एक पार्ट अगर फुलफिल हो गया या फिर उसने पोजेशन ले लिया है या फिर कोई इंप्रूवमेंट कर दिया है या फिर कंसिडरेशन ऑलरेडी दे दिया है, कोई एक पार्ट अगर फुलफिल हो गया है तो दूसरा पार्ट भी फुलफिल करना पड़ेगा, वहां पे लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तीसरा जो एसेंशियल है, रिलायंस एंड चेंज ऑफ पोजेशन। द एक्ट मस्ट बी रेफरेबल ओनली टू द कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन एनी अदर वे। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ही रिलाई करेंगे और किसी वे में नहीं। चौथा जो एसेंशियल है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। द क्लेमेंट मस्ट हैव एक्टेड ऑनेस्टली एंड फेयरली, इक्विटी हेल्प दोज विथ क्लीन हैंड्स। ये जो मैक्सिम था वो कहता था कि अगर आपको इक्विटी का रेमेडी चाहिए तो ये जरूरी है कि आप भी इक्विटी रखो, आप अपना जो पार्ट है वो ऑनेस्टली और फेयरली अगर फुलफिल करते हो तभी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का जो इक्विटी का रेमेडी है वो आपको मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है ये सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत ही डीपली डिस्कस्ड है, जो कि कहता है इफ द ट्रांसफरी हैज टेकन पोजेशन एंड हैज परफॉर्म्ड और इज विलिंग टू परफॉर्म देयर पार्ट, the transferor is barred from enforcing any right against the transferee even if no formal transfer is registered। ये कहता है कि अगर जो ट्रांसफरी है उसने ऑलरेडी पोजेशन ले लिया है प्रॉपर्टी का, या फिर उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, या फिर वो विलिंग है कि हाँ मैं अपना पार्ट परफॉर्म करूंगा, मैं करना चाहता हूँ, तो उस केस में जो ट्रांसफरर होगा वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने से मना नहीं कर सकता है। यहाँ पे रजिस्ट्री हुई हो चाहे ना हुई हो, यहाँ पे जो ट्रांसफरर है वो बार नहीं कर सकता है फ्रॉम एनफोर्सिंग एनी राइट अगेंस्ट द ट्रांसफरी। मूविंग ऑन, लास्ट जो डॉक्ट्रिन है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है टू स्टॉप अ पर्सन और लीगली बार अ पर्सन फ्रॉम असर्टिंग समथिंग कॉन्ट्ररी to what they previously represented by word, conduct or silence, especially where it would be unfair or unjust। ये जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ये डॉक्ट्रिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है वो उस इंसान को रोकेगा क्या करने से, अपनी ही बात के कॉन्ट्रेरी कुछ बात करने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कहा कि मैं विटनेस हूँ इस केस की और मैंने इस इंसान को देखा है कि इसने बी का मर्डर किया है, फिर अगले दिन मैं आती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि नहीं नहीं मैंने नहीं देखा था कि ए ने बी का मर्डर किया है, इंस्टेड सी ने बी का मर्डर किया है। अब यहाँ पे मैंने दो कॉन्ट्रेरी चीजें बोल दी। पहले मैंने ए को कहा कि ए ने बी का मर्डर किया है, फिर मैंने सी को कहा कि सी ने बी का मर्डर किया है। तो यहाँ पे जो मेरी बात होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो डॉक्ट्रिन है वो इंसान को रोकता है कोई भी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करने से बाय वर्ड, कंडक्ट और साइलेंस जो कि कॉन्ट्रेरी हो सकती है उस चीज से जो उसने पहले कही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है ये एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है जो कि प्रिवेंट करता है एक पर्सन को फ्रॉम डिनाइंग और गोइंग बैक ऑन द प्रीवियस स्टेटमेंट, promises or conduct if another person has relied on them and would suffer detriment if the person is allowed to deny them।
ये एक इंसान को रोकता है कि आप अपनी पिछली बात से, आप अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट बदल नहीं सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है ये बेस्ड है मैक्सिम के ऊपर, इक्विटी विल नॉट अलाउ अ पर्सन टू बेनिफिट फ्रॉम देयर ओन रॉन्ग। इक्विटी कभी भी इंसान को अलाउ नहीं करेगा ऐसा बेनिफिट रिसीव करने से जो बेनिफिट उसकी खुद की गलतियों की वजह से रिसीव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ गलत एक्ट किया, उस गलत एक्ट को करने की वजह से मुझे पर्टिकुलर बेनिफिट हुआ, तो इक्विटी ये कहता है कि ये बेनिफिट आप रिसीव नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने गलत चीजें की है। अब एग्जाम्पल से ये पूरा डॉक्ट्रिन समझते हैं। सपोज आप रोड पे जा रहे हो और पीछे एक पर्स गिरा हुआ है। पीछे से किसी इंसान ने आपको आवाज दिया और कहा कि अरे ये पर्स आपका गिरा हुआ है क्या? आप कहते हो कि नहीं, ये पर्स तो मेरा नहीं है। आप जाते हो, वो पर्स देखते हो और कहते हो कि नहीं, ये पर्स मेरा नहीं है। उसके बाद जब वो सामने वाला इंसान उस पर्स को खोलता है तो उसमें से निकलते हैं 10,000 रुपए। अब उस 10,000 रुपए को देख के आपका मन हो जाता है खराब और आप कहते हैं कि अरे ये पर्स तो मेरा ही है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट आपने दिया, पहले आपने क्या कहा फर्स्ट इंस्टेंस में कि ये पर्स मेरा नहीं है, फिर जब आपने पैसा देखा और आपने कहा कि नहीं ये पर्स तो मेरा ही है, तो ये दो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट आप इसलिए बोल रहे हो ताकि आपको बेनिफिट हो। तो यहाँ पे आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो कि आपको रोकेगा उस सेकेंड स्टेटमेंट को बोलने से जो कि आपके पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल को डिफाइन करता है, कोडिफाई करता है। ये कहता है when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused another to believe a thing to be true and to act upon such belief, he shall not be allowed to deny the truth of that thing। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है ना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। कब? जब अगर कोई विटनेस है सपोज और वो विटनेस जाता है और कोर्ट में ये कहता है कि नहीं नहीं मैंने तो देखा था, ए ने ही बी का खून किया है। अब यहाँ पे ये जो विटनेस है, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट से पीछे ना हटे या अपना स्टेटमेंट चेंज ना करे, इसलिए लगाया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, ताकि वो ये चीज हमेशा बोले कि हाँ ए ने ही बी का खून किया है। क्योंकि अगर वो नेक्स्ट डे आके बोल देता है कि नहीं नहीं मैंने देखा था सी ने बी का खून किया, उसके नेक्स्ट डे बोलता है कि नहीं डी ने बी का खून किया, तो यहाँ पे जो विटनेस का स्टेटमेंट होगा ये ट्रस्ट करने के लायक नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का कंसेप्ट दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि अगर आप कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं जिस स्टेटमेंट से अगर किसी इंसान का बेनिफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो बी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्होंने आपकी बात को सच माना और उस पर एक्ट किया, उन्होंने ए के अगेंस्ट एक्शन लिया, तो यहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने स्टेटमेंट से पीछे हटे तो बी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो सामने वाली पार्टी होगी, उनका लॉस होगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल ऐसे कंडीशन को रोकने के लिए ही बनाया गया है कि आप अपने प्रीवियस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हो या फिर उससे पीछे नहीं हट सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन्स ऑफ इक्विटी। हमने पांचों डॉक्ट्रिन्स डिस्कस कर लिया। जितना शॉर्ट और सिंपल वे में हो सकता था मैंने उतना सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आप जितना हो सके उतना इसको कॉम्प्लिकेट ना करके पढ़ने का ट्राई करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप उलझ जाओगे इन डॉक्ट्रिन्स में। इजी लैंग्वेज में समझो, मैक्सिम्स के ऊपर बेस्ड इनको रखो ताकि आपको डॉक्ट्रिन्स अच्छी तरीके से याद रहें। पहले आप मैक्सिम्स पढ़ोगे तो डॉक्ट्रिन्स इजीली आपको समझ में आ जाएगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग। फॉर नोट्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।